हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ तक चर्चा किया था कि भारत के किन किन राज्यों से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। इन सब के बारे में हमने बता दिया था। यहाँ तक बताया था कि भारत के 8 राज्यों से, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा गुजरती है और इसके लिए कई ट्रिक हैं। और हमने एक ट्रिक बताया था बचपन एमबीए, जिसके तहत ध्यान दीजिएगा भारत के 8 राज्य आ जाते हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। यह एक बड़ा फेमस, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि जो ट्रिक है हमारा मित्र पर गमछा झार, इन सब के माध्यम से ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्य इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से थे जिन पर कर्क रेखा गुजरती थी, जिनसे तो बात करें, सबसे पहले देखिए गुजरात था। गुजरात के बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा था और इसके बाद मिजोरम था। इन 8 राज्यों से ध्यान दीजिएगा कर्क रेखा जो है गुजरती थी। दोस्तों, अगर हम और आगे बात करें, चर्चा करें, तो कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा की अगर हम बात करें भारत के 8 राज्यों से तो गुजरती है, लेकिन भारत के कितने शहरों से गुजरती है, इन सब के बारे में चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा हम एक प्रकार से कहेंगे तो ध्यान देंगे कितने शहरों से गुजरती है। इस बात को आज हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और कह सकते हैं शेयर करना ना भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का आप लोगों को प्रयास करते हैं, इसलिए जो है आप हमेशा ध्यान से हमारे एक एक लेक्चर को पढ़ने का प्रयास करिए। आपको रोज कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। आइए दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पर भारत के भूगोल के सापेक्ष में, तो एक हेडिंग लगाते हैं। यहाँ एक हेडिंग ऐसे लगाए हम लोग, अगर तो इस तरह से देखिएगा, हम लोग कर्क रेखा के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ एक हेडिंग लगाते हैं भारत के शहरों से गुजरने वाली कर्क रेखा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, राज्यों की बात हमने कर दिया, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती थी, इन सबके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। आज वो शहर कौन कौन से हैं जिन शहरों से, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कर्क रेखा या उसके नजदीक से या उससे होकर के गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर बात करें तो एक चीज हम देखेंगे, यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो गुजरात की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा गांधीनगर की अगर हम बात करें तो इससे नजदीक से होकर के, ध्यान दीजिएगा, यह रेखा गुजरती है। दूसरे नंबर पर बात करें उज्जैन, मध्य प्रदेश। तीसरी बात करें अगर हम तो वो है भोपाल, भोपाल है। चौथी अगर हम बात करें तो चौथा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल हो गया। चौथा हमारा है, ध्यान दीजिएगा, रांची, रांची है। और रांची, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी राजधानी है, ध्यान दीजिएगा, इसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, रांची एक ऐसी राजधानी है झारखंड की, ध्यान दीजिएगा, जहां से होकर के, ध्यान देंगे, कर्क रेखा उसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। आपसे पूछा जाएगा भारत की कौन सी राजधानी है जिससे होकर के, ध्यान दीजिएगा, ये रेखा जो है गुजरती है, तो ध्यान देंगे ये कौन है, तो ये ध्यान दीजिएगा रांची।
और एक 5वें नंबर पर बात करें तो अगरतला। कौन है? अगरतला। तो इतने शहरों से ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है। गुजरने का मतलब शहरों से तो गुजरती, लेकिन सबसे नजदीक होकर के, ध्यान देंगे, इनसे नजदीक से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ तक कि रांची से होकर के कर्क रेखा, यानी कि उसके बीचों बीच होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इनके बारे में हमने बात किया था। कुछ और तथ्यों के बारे में हम चर्चा करें, अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट करके हम कुछ और तथ्यों के बारे में चर्चा कर दें। तो यहाँ आप एक चीज जानते रहेंगे, मैं नोट करके लिखा दे रहा हूं। पूछा जाएगा भारत का विश्व में क्षेत्रफल के, अगर हम सापेक्ष देखें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस नंबर पर आता है? तो 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर आता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर अगर हम देखें इस बात को, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो मन में यह भी बात आ रहा होगा कि पहला कौन है और छठवां कौन है, तब जाकर के भारत हमारा 7वां आता है। तो हम क्रम से देख लेते हैं सातों के बारे में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सातों के बारे में क्रम से कौन कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हमारा रूस है। कौन है? तो रूस है। पहला विश्व का सबसे बड़ा देश, ध्यान दीजिएगा, रूस है। दूसरी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। तीसरी बात करें, विश्व का सबसे, कह सकते हैं, बड़ा तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चौथी बात करें तो चौथा ध्यान दीजिएगा आपका यूएसए है। पांचवा अगर हम बात करें, पांचवा कौन है? तो पांचवा ध्यान दीजिएगा ब्राजील है। और छठवां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करें तो छठवां विश्व का सबसे बड़ा देश, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां आप देख रहे हैं कौन है? तो सातवां हमारा भारत। सातवां कौन है? तो सातवां दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारा भारत। तो ये छोटी सी कुछ कॉमन सी चीजें बची हुई थी जिनके बारे में बताना था। इनके बारे में हमने अच्छे से आपको जानकारी दे दिया, ध्यान दीजिएगा। आगे फिर हम और चर्चा करें, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे फिर हम बात करें, यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे और चर्चा करते हैं हम लोग। ये एक एक बातों को ध्यान से कॉपी में अपने नोट करिए, क्योंकि ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए और आगे हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज और, एक हेडिंग और बनाते हैं हम लोग, और फिर वहां से देखते हैं भारत व उसके पड़ोसी देश की निर्धारण करने वाली सीमा,
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। देखिए इसमें मैथ से तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ ज्यादा मैथ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ छोटा सा ये पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा सबसे पहले कि अगर बात करें, सबसे पहले पूछ लेगा कि ये बताइए कि रेड क्लिफ रेखा किसका विभाजन करती हैं, किस किस देश की सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा ध्यान दीजिएगा भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन जानते रहेंगे इसको ध्यान देंगे, भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण तो करते ही है, इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो यह ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले भारत पाकिस्तान, तो ये भारत व बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। क्यों? क्योंकि जो ये बांग्लादेश था दोस्तों, इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसके कारण ध्यान दीजिएगा इसकी भी सीमा को क्या कहा गया, रेड क्लिफ रेखा। ध्यान दीजिएगा नाम क्यों रेड क्लिफ पड़ा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक अंग्रेज थे, ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या किया था, इनकी सीमाओं का निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम पर उस सीमा का नाम, उस रेखा का नाम पड़ गया क्या, रेड क्लिफ नाम पड़ गया था। तो इसमें सबसे पहली वरीयता आपको किसको देना है, भारत व पाकिस्तान की सीमा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो भारत व बांग्लादेश की सीमा को भी क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और आगे बढ़े, दूसरे नंबर पर आपसे पूछ लेगा डूरंड रेखा किसका निर्धारण करती है। तो ध्यान दीजिएगा डूरंड रेखा की बात करें तो सबसे पहले डूरंड रेखा ध्यान देंगे पहले किसका निर्धारण करती थी, ये भारत व अफगानिस्तान की सीमा, भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती थी पहले। दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब ध्यान देंगे यही डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने लगी। ठीक, तो दोस्तों ये चीज जान गए होंगे। अब आप कंफ्यूजन यहाँ ना होना, डूरंड रेखा किसका निर्धारण करती है, सबसे पहली वरीयता है पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है कौन, डूरंड रेखा। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत व अफगानिस्तान की सीमा का क्या करते थे, निर्धारण करती थी। ठीक, आगे फिर बात करें यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा एक रेखा और है जिसको कहा गया मैक-मोहन रेखा। अब ये मैक-मोहन रेखा जो है किसका निर्धारण करती है, तो मैक-मोहन रेखा ध्यान दीजिएगा, मैक-मोहन रेखा ये भारत व चीन की सीमा, भारत व चीन की सीमा का निर्धारण करती है, भारत व चीन की सीमा का निर्धारण करती है। और ये ध्यान दीजिएगा कहां, भारत में कहां, अरुणाचल प्रदेश तक। दोस्तों कहां, अरुणाचल प्रदेश तक ध्यान दीजिएगा चीन क्या करता है, अपनी सीमा बनाता है भारत में, जिसको मैक-मोहन इसके जो सीमा बनाता है
उस सीमा यानी उस रेखा को क्या कहा गया, मैक मोहन रेखा कहा गया। मैक मोहन ध्यान देंगे ये भी एक अंग्रेज थे, इन्हीं के नाम पर ध्यान दीजिएगा इन रेखाओं का क्या पड़ा था, नाम पड़ा था। तो दोस्तों इस बात को आप अच्छे से जान गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों और फिर आगे हम चर्चा करते हैं, ध्यान से इस बात को समझते रहिएगा। ये देखिए भारत व उसके पड़ोसी देश की सीमा का जो नाम पड़ा रखा गया उनके बारे में हमने चर्चा किया। और आगे अगर हम और इसी में देखें और आगे थोड़ा सा हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो हमने चर्चा कर लिया, और आगे थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे एक नोट पॉइंट करके आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी जानकारी होनी चाहिए सबको, नोट करके इस बात को लिखिएगा, पहले समझेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसको समझिएगा थोड़ा सा, बस ज्यादा उधर नहीं जाना है, बस इस बात को समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं जम्मू कश्मीर का क्षेत्र लिया हूं और लद्दाख का क्षेत्र। देखिए हुआ क्या, पहले अगर बात करें तो यहाँ पर इसका एक इतिहास है, समझिएगा। जब देश आजाद हुआ तब भी ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था, पहले भी जम्मू कश्मीर पर किसी का कब्जा नहीं था। यहाँ के एक शासक थे, ये मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के सापेक्ष में बात कर रहा हूँ, इतनी बात, ये सब छोड़िए, सिर्फ मैं जो है यहाँ से लेकर के ये इतनी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र प्रांत था, इस पर ना तो भारत का अधिकार था ना तो पाकिस्तान का अधिकार था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, बार बार इन क्षेत्रों को लेना चाहता था, और कारण क्या था समझेंगे, कारण क्या था। यहाँ जम्मू कश्मीर के एक राजा थे, जम्मू कश्मीर के एक राजा थे, यानी कि यहाँ के शासक जो थे, यानी कि राजा जो थे, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था दोस्तों, हरि सिंह। बात समझिएगा, इसको अभी मैं मिटा दूंगा। फिर यहाँ के शासक जो थे हरि सिंह नाम थे। अब हरि सिंह ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, यानी कि इन्होंने कहा कि ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं भारत में जाऊंगा, हमारा प्रांत स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेंगे, अब अपने हिसाब से इसका कर सकते हैं, यहाँ पर नियम कानून बनाएंगे, शासन प्रशासन चलाएंगे। तो यहाँ पर भारत ने कोई दिलचस्पी नहीं जताया इस पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान बार बार, ध्यान दीजिएगा, हस्तक्षेप करता था। और कारण क्या था, हरि सिंह तो इसको स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो कहाँ जाना चाहती थी, कुछ जनता जो थी, मुस्लिम जो वर्ग था वो, ध्यान दीजिए, ये थे हिंदू शासक, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ की जो जनता थी, कुछ मुस्लिम वर्ग भी थे, वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। जब ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो ध्यान दीजिएगा हुआ क्या कि पाकिस्तान क्या किया, समझेंगे, पाकिस्तान क्या किया, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, यहां मान लेते हैं पाकिस्तान के सैनिक हैं, ये सब पाकिस्तान के, ध्यान दीजिएगा, सैनिक हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सब पाकिस्तान के सैनिक। पाकिस्तान ने क्या किया, यहां पर ध्यान दीजिएगा पहुंच करके इस भाग, यहां तक ध्यान दीजिएगा, जब पहुंच गए यहां तक जब पहुंच गए, इसको मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, दूसरे मार्कर से बना दे रहा हूं ताकि यह स्पष्ट रेखा हमको अच्छे से दिखाई दे। यहां पर जब पहुंच गए, ध्यान दीजिएगा, कौन, पाकिस्तान के लोग, यहां तक कब्जा कर लिए पाकिस्तान के। जब पाकिस्तान के लोग, ध्यान दीजिएगा, यहां तक इस प्रांत पे कब्जा कर लिए, यहां तक, ये किसके अधीन हो गया, पाकिस्तान के अधीन। यहां तक इनकी सेना अंदर चली आई तो ध्यान दीजिएगा राजा हरि सिंह को लगा कि अब जो है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को पूरा हड़प लेगा। तो राजा हरि सिंह क्या किए, ये तुरंत वहां से दिल्ली निकले और दिल्ली आए, और उस समय ध्यान दीजिएगा भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत के अधीन कर दिया, भारत को सौंप दिया। तब ध्यान दीजिएगा जब पाकिस्तान की सेना यहां तक आई थी, तो ध्यान देंगे जब पाकिस्तान की सेना यहां तक आई थी तब इधर से ध्यान दीजिएगा, इधर से भारत की सेना गई, यहां तक आ गई थी, तो इधर से ध्यान दीजिएगा कहां की सेना गई, भारत की सेना गई, यहां इधर ध्यान दीजिएगा भारत की सेना गई। और जब भारत की सेना गई तो ध्यान दीजिएगा ये क्या की, पाकिस्तान की पाकिस्तान की सेनाओं को ध्यान दीजिएगा यहां तक खदेड़ दी, यहां तक भगा दी, तो पाकिस्तान यहां पर आकर के रुक गया और जहां पर रुका उसी के बीच ध्यान दीजिएगा एक रेखा बना दिया गया। ये रेखा जो देख रहे हैं ये बना, इसी को कहा गया, ध्यान दीजिएगा कौन सी रेखा कहा गया इसको, इसी को कहा गया युद्ध, ये सीज फायर रेखा, इसी को कहा गया, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, सीज फायर कहा गया। इस रेखा का नाम क्या रखा गया, सीज फायर रखा गया, यानी कि हिंदी में कहा गया युद्ध विराम, क्या कहा गया, युद्ध विराम रेखा कहा गया। इसे जो है युद्ध विराम रेखा कहा गया और यानी कि युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया। अब ये क्षेत्र पर कब्जा किसका हो गया, पाकिस्तान का हो गया, लेकिन यहाँ से भारत ने क्या किया, यहाँ तक खदेड़ दिया था, ये क्षेत्र पर कब्जा किसका हो गया, पाकिस्तान का हो गया। समझेंगे, इसी को ध्यान दीजिएगा, जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में कब्जा है इसी को कहा गया, ध्यान दीजिएगा इसको कहा गया पीओके, क्या कहा गया, ये क्षेत्र क्या कहलाया, पीओके कहलाया, ठीक। यानी कि पीओके की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो ये क्षेत्र जो आप दिख रहे हैं इसको क्या कहा गया, पीओके कहा गया, यानी कि इसको कहा जाएगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर जो पाकिस्तान के ध्यान दीजिएगा इतना नियंत्रण में, इतना भाग, उसी को कहा गया पीओके, यानी कि पाकिस्तान या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर कहा गया। या इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को समझेंगे, बात करें, हाँ ठीक है, ये हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ध्यान देंगे सीज फायर का बाद में नाम चेंज किया गया, सीज फायर का वर्तमान नाम क्या रखा गया, ध्यान दीजिएगा वर्तमान नाम इसका रखा गया एलओसी, क्या रखा गया, एलओसी। फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि कह सकते हैं इसको कहा गया नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। देखिए जब न्यूज में हमको ये सुनने को मिलता है, जब पाकिस्तान क्या करता है, यहां से आकर के यहां सीज फायर रेखा को ध्यान दीजिएगा जब पार करके यहां आ जाता है, भारत में आ जाता है, तो इसको इसलिए न्यूज में सुनाई देता है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। यही कारण है, इस रेखा को जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आ जाते हैं, तो कहने का मतलब कश्मीर का इतना भाग कौन कब्जा कर लिया है, ये पाकिस्तान कर लिया है। तो और कश्मीर के भाग को कब्जा किया गया है, किसने किया, देखिए मैं अगर बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक कश्मीर के, अच्छा इसको अब हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये सब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, ये सब हमने बता दिया, ये सब हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ आप थोड़ा सा देखेंगे, पाकिस्तान की बात करें, ये कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर का इतना भाग और देखिएगा, कश्मीर का जो इतना भाग है, ये वाला भाग, ये भी कब्जा कर लिया गया है। और किसके द्वारा कब्जा किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम बताएं किसके द्वारा कब्जा किया गया है, तो वास्तव में ध्यान दीजिएगा, पहले तो जानते रहेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा किसका कब्जा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा चीन का कब्जा है। किसका कब्जा है, तो चीन का कब्जा है इन क्षेत्रों पर,
चीन ने भी कब्जा किया, चीन का कब्जा। और ध्यान दीजिएगा, जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा जो बना हुआ ये रेखा है, इस रेखा को कहा गया LAC कहा गया, LAC। अब LAC का मतलब क्या होता है? LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में कहा गया वास्तविक नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक, यानी कि LAC जो सीमा बनाती है कश्मीर में, वो चीन और भारत की बनाती है, और जो कह सकते हैं LOC सीमा बनाती है कश्मीर में, वो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह बात अच्छे से समझ में आ गया तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझिएगा, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। LAC किसकी सीमा बनाता है, किसकी किसकी सीमा है, LOC किसकी सीमा है, इन सब के बारे में अच्छे से आप जानते रहेंगे। चलिए और आगे बढ़ें, फिर एक नोट पॉइंट देखिएगा। अगर हम बात करें, एक नोट पॉइंट और देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोग एक नोट पॉइंट और देखेंगे। ये देखिए, अगर हम बात करें, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, और यहां पर बात करें, ये है, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका, और ये है भारत। ये श्रीलंका और ये क्या है, भारत। अब बात समझें, अगर हम देखें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, ये देखेंगे पूरा जलीय भाग है। अगर इस भाग को हम देखेंगे यहाँ से लेकर के पूरा, ये पूरा हमारा, ध्यान दीजिएगा, जलीय भाग। इस बात को अच्छे से समझेंगे, मैप के द्वारा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप इस बात को समझने का प्रयास करें। ये जलीय भाग है पूरा, ये देखेंगे तो ये जलीय भाग, समझेंगे। अब देखिए, समुद्री भाग है यानी कि जलीय भाग है। यहां पर अगर तमिलनाडु के क्षेत्र में देखें तो तमिलनाडु के क्षेत्र में देखिए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक हमको स्थान दिखाई देता है, एक स्थान हमको दिखाई देता है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका नाम हम अगर देखें तो इसका नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है, रामेश्वरम, इसका नाम है रामेश्वरम। और फिर एक यहां पर एक क्षेत्र हमको और इस तरह से स्थान दिखाई देता है, यहां पर एक स्थान और हमको ऐसे दिखाई देता है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, धनुषकोडी, धनुषकोडी नाम, इसका नाम है धनुषकोडी। और उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर बात करें, एक स्थान है यहां पर श्रीलंका के, यहां पर एक स्थान है जिसको कहा जाता है दोस्तों, इसका नाम ध्यान दीजिएगा क्या पड़ता है, तो तो इसको ध्यान दीजिएगा कहा जाता है तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। अब समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, भारत के रामेश्वर और धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका के तलैया मन्नार तक, ध्यान दीजिएगा, एक प्रवालों से निर्मित, ध्यान दीजिएगा, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, मूंगों से निर्मित प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक इस तरह से कुछ, अगर इसको हम बनाएं तो इस तरह से कुछ, ध्यान दीजिएगा, प्रवालों से निर्मित एक भित्ति पाई जाती है। यहां पर प्रवालों से निर्मित एक भित्ति पाई जाती है।
प्रवालों से निर्मित इस भित्ति का नाम है आदम का पुल प्रवाल भित्ति। आदम का पुल प्रवाल भित्ति, इसका नाम है आदम का पुल प्रवाल भित्ति। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, आदम का पुल प्रवाल भित्ति, या इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में आदम से ब्रिज, ठीक। और इसको कहा जाता है कोरल रीफ, आदम से ब्रिज कोरल रीफ, ये चीज हो गया। अब समझेंगे होता क्या है कि जब भारत से इस क्षेत्र से, ध्यान दीजिएगा, समुद्री जहाजें सामान लेकर के आती हैं तो इधर से नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि यह, ध्यान दीजिएगा, प्रवाल भित्ति जहाज को रोक लेती। चूनों से निर्मित एक प्रवाल भित्ति है, कठोर प्रवाल भित्ति है, और जिसे कौन बनाता है, इसको प्रवाल बनाते हैं या मूंगे बनाते हैं। मूंगे क्या होते हैं? मूंगे सूक्ष्म जीव होते हैं समुद्रों में। मूंगे जो होते हैं समुद्रों में, एक ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बाहरी आवरण को कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना लेते हैं ताकि कठोर हो और वो उसके बीच सुरक्षित रहे। इस तरह से कई मूंगे मिलकर के क्या करते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मूंगे होते हैं टेंटिकल युक्त होते हैं, और कह सकते हैं चूनास्रावी और सूक्ष्म बेलनाकार जीव होते हैं। समझेंगे, ये जहां पर ध्यान देंगे, जल जो है गर्म होता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक, और उसमें लवणता पाई जाती है, तो वहीं पर ध्यान देंगे प्रवाल पाए जाते हैं, जहां पर ये क्या करते हैं, भित्ति का निर्माण कर देते हैं। फिर आगे आपको बता दें, इधर से समुद्री जहाज नहीं आ पाते क्योंकि ये प्रवाल क्या करते, प्रवाल भित्ति रोक लेते हैं, इसलिए समुद्री जहाज जो आता है पूरा श्रीलंका का चक्कर लगा करके यहाँ पहुंचता है। अब समझेंगे, अगर यहाँ पर हम और एक चीज देखें कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भारत और श्रीलंका को, ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है एक, ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप समझेंगे यहाँ इधर के क्षेत्र को, ये वाला पूरा जो समुद्री क्षेत्र दिख रहा है, इसको कहा जाता है पाक की खाड़ी। इसको क्या कहा जाता है, पाक की खाड़ी, इसको पाक की खाड़ी कहा जाता है। और ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र पूरा कौन सा है, ये सब पूरा क्षेत्र कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। पूरा क्षेत्र क्या है, ये बंगाल की खाड़ी। अब समझिएगा, ये समुद्री भाग दो भागों में प्रवालों के द्वारा बट जाता है। इधर के भाग को कहा जाता है पाक की खाड़ी, और इधर के भाग को कह दिया जाता है मन्नार की खाड़ी। क्या कहा जाता है इधर के भाग को, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है इधर के भाग को। अब समझेंगे, इधर के भाग को मन्नार की खाड़ी जब कहा जाता है, तो यहाँ पर बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कह सकते हैं जलसंधि जोड़ने का कार्य करती है। इस जलसंधि का नाम है, ध्यान दीजिएगा, इस जलसंधि का नाम है पाक जलडमरू, पाक जलडमरू संधि, ठीक, पाक जलडमरू संधि। अब ये किसको किसको जोड़ती है, तो यहाँ पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी, पाकिस्तान की खाड़ी, इन दोनों को किससे जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक। और पहले देखेंगे ये क्या करती है, अलग किसको करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये जोड़ती किसको है, सबसे पहले जोड़ती किसको, इसको देखिएगा, जोड़ती है ये, जोड़ती है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह सकते हैं इसको, ये जोड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से, ठीक। जोड़ती किसको है, तो बंगाल की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। अब अलग किसको करती है, यहाँ पर ये देख लीजिए, अलग किसको करती है, तो अलग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत व श्रीलंका को अलग करती है, भारत व
श्रीलंका को अलग करती। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से इस वीडियो को प्लेबैक करके देखिएगा और सभी बातों को अच्छे से आप समझ जाएंगे। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान दीजिएगा हमारे चैनल को। हमारा अगर कह सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि और लोगों तक यह बातें पहुंच सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।